प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय में आज के हमारे टॉपिक द्वैतिक समूह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि द्वैतिक समूह क्या होता है और उसके अर्थ और परिभाषाओं के विषय में, विशेषताओं के विषय में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने प्राथमिक समूह के महत्व के विषय में चर्चा की थी। उसके साथ साथ हम प्राथमिक समूह के अपकार्य के बारे में या डिसफंक्शन ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स के बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे कि जहां प्राथमिक समूहों का प्रकार्यात्मक दृष्टि से महत्व है। प्रकार्य के विषय में मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी इकाई का जो उस इकाई के या संगठन के निर्माण में जो योगदान होता है उसको हम प्रकार्य कहते हैं। और प्राथमिक समूह का प्रकार्य दृष्टि से महत्व है, वहाँ इसके कुछ अपकार्यों को हम दोष के रूप में भी मान सकते हैं। सामने है इस संबंध में कोजर तथा रोजनबर्ग के द्वारा ये बताया गया कि ये समूह भाई भतीजावाद, पक्षवाद एवं धन के एकीकरण या एकत्रीकरण के लिए उत्तरदायी है। सार्वजनिक जीवन में लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों एवं परिचितों को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं और इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। अयोग्य व्यक्तियों को उच्च पदों पर आसीन होने का अवसर मिलता है तथा समाज के अनेक दोष उत्पन्न होते हैं और प्रायः देखा जाता है कि उद्योगपति, व्यापारी तथा उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति अपने मिलने वालों को ही कोटा और लाइसेंस प्रदान करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक समूह विशेष के लोगों के पास ये धन का जो है वो एकत्रीकरण होता है। आर्थिक असमानता बढ़ती रहती है और विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समूहों के माध्यम से व्यक्तियों के परिवार व्यवहारों में समरूपता लाने का प्रयत्न किया जाता है और यह प्रयत्न व्यक्ति की प्रगति और उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में बाधक है। प्राथमिक समूह अपनी रूढ़िवादी प्रकृति के कारण कुछ सीमा तक सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में भी बाधक सिद्ध होते हैं, लेकिन समुचित शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को तार्किक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह किया जा सकता है और पक्षपात से रहित होकर सही निर्णय लेने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक समूहों के महत्व को देखते हुए वे अपकार्य या दोष प्राय नगण्य हैं ही माना जाना चाहिए, यद्यपि इन्हें दूर करने का प्रयास जरूरी है। तो विद्यार्थियों, ये प्राथमिक समूह के अपकार्यों के बाद आज हम चर्चा करेंगे द्वैतिक समूह के विषय में। द्वैतिक समूह चार्ल्स कूलिन ने तो सिर्फ प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख किया था, न कि द्वैतिक समूह का। और इतना जरूर है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा के कारण ही द्वैतिक समूह की अवधारणा का जो हो विकास हुआ है। जारसी होमन्स और किंग्सले डेविस आदि विद्वानों ने द्वैतिक समूह पर भी प्रकाश डाला है। प्रोफेसर डेविस ने द्वैतिक समूह के संबंध में लिखा कि द्वैतिक समूहों को स्थूल रूप से सभी प्राथमिक समूहों के विपरीत कहकर के परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि वो सारे समूह द्वैतिक समूह हैं जो कि प्राथमिक समूह के विपरीत हैं। ब्रिस्टेड ने बताया कि वे सभी समूह द्वैतिक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं और इन दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्राथमिक समूहों में पाई जाने वाली विशेषताओं के विपरीत प्रकार की विशेषताओं को व्यक्त करने वाले समूह ही द्वैतिक समूह हैं। यानी ऐसे सारे समूह जिनमें प्राथमिक समूह की विपरीत विशेषताएं पाई जाती हैं द्वैतिक समूह कहलाते हैं। और इन जो परिभाषाओं के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक समूहों में पाई जाने वाली विशेषताओं के विपरीत प्रकार की विशेषताओं को व्यक्त करने वाले समूह ही
द्वैतिक समूह। अकबरन और निमकॉफ ने लिखा कि द्वैतिक समूह उन्हें कहा जाता है जिनमें या जिनसे प्राप्त अनुभवों पर्याप्त घनिष्ठता का अभाव होता है। आकस्मिक संपर्क से ही द्वैतिक समूह का सारतव है, यानी कि द्वैतिक समूह का जो सार है, ये सार तत्व जो है वो यही है कि आकस्मिक संपर्क। लुंडबर्ग ने उन समूहों को द्वैतिक समूह माना है जिनमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक हैं, हित प्रधान हैं और व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। विद्यार्थियों, इन सारी परिभाषाओं के विश्लेषण के बाद हम ये कह सकते हैं कि द्वैतिक समूह वे समूह हैं जिनमें सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं और व्यक्तिगत रूप में सदस्यों को जानना यहाँ जरूरी नहीं है, और ऐसे समूहों में शारीरिक निकटता भी कोई अनिवार्यता नहीं है। जरूरी नहीं कि शारीरिक रूप से भी उसमें संपर्कों की निकटता पाई जाए, और ये संबंध अनौपचारिक प्रकार के होते हैं, यानी कि उसमें औपचारिकता नहीं होती, अनौपचारिक प्रकार के होते हैं। ये संबंध अनौपचारिक प्रकार के जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित और अस्थायी प्रकार के विशेष हितों पर आधारित और हस्तांतरणीय होते हैं। यहाँ एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति का स्थानांतरण जो है वो सुगमता से लगाया जा सकता है, प्रतिस्थापित किया जा सकता है, और ये समूह विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, और उद्देश्यों के पूर्ण होने के पश्चात ये समूह समाप्त भी हो जाते हैं। इन समूहों में उच्चता और निम्नता की परिस्थितियाँ और परिस्थितियाँ देखने को पाई जाती हैं। द्वैतिक समूह के सदस्यों के संबंधों में स्थायित्व तथा निरंतरता का अभाव पाया जाता है। ऐसे समूह के सदस्य अपने आप को दृढ़ भावात्मक संबंधों से बंधा हुआ नहीं पाते हैं। इनमें स्नेह, सहानुभूति और दूसरों के हित को अपना समझने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। स्कूल, कॉलेज, राजनीतिक दल, मजदूर संघ एवं राष्ट्र आदि को हम द्वैतिक समूह के उदाहरण के रूप में मान सकते हैं, जिनमें विशेष नियमों के तहत सदस्यता प्राप्त की जाती है। द्वैतिक समूह का आकार और जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत होता है, और इन समूहों की सदस्य संख्या हजारों लाखों तक हो सकती है, और साधारणतः संचार के माध्यम से इन सदस्यों में संपर्क स्थापित होता है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि शारीरिक निकटता जो है वो इनकी कोई अनिवार्यता नहीं है। संचार के माध्यम से इनके सदस्यों का संपर्क जो है स्थापित होता है, और द्वैतिक समूह के सदस्यों में घनिष्ठता की जो हो कमी पाई जाती है, और इन समूहों में व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके कार्य को महत्व दिया जाता है। सभी प्रकार के जो द्वैतिक संपर्क समझौते की प्रकृति के होते हैं, और इस प्रकार के संपर्क में सदस्य समझौते की शर्तों के अनुसार बांधे होते हैं, और सदस्यों के व्यवहार में औपचारिक नियम, विधियाँ एवं परंपराएं पाई जाती हैं, और इनके माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य समझौते की शर्तों के द्वारा निर्धारित होते हैं, और इन समूहों का संगठन योजनाबद्ध प्रकार का होता है। द्वैतिक समूह के सफल संचालन के लिए जरूरी है कि सदस्यों में समूह के प्रति कुछ अपनत्व, त्याग और निष्ठा का भाव हो। इसके अभाव में कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी श्रमिक संघ और कोई भी राजनीतिक दल जो है कुशलता के साथ काम नहीं कर पाता है। इन सारी विशेषताओं के आधार पर हम द्वैतिक समूह के कुछ विशेषताओं का यहाँ उल्लेख करेंगे।
बिंदुवार इस प्रकार से हम इसको समझा सकते हैं कि ये समूह जो है या द्वैतिक समूह जो है जानबूझकर कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित किए जाते हैं। इन समूहों की संबंध जो है वो अवैयक्तिक होते हैं। इनमें घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। इन समूह के सदस्यों का एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से जानना अनिवार्य नहीं है और यहाँ संचार के साधनों के द्वारा सदस्यों के बीच संबंध और संपर्क स्थापित होते हैं। इनका आकार जो है वो प्राथमिक समूह की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, अधिक होता है या विस्तृत होता है और संबंध सर्वांगीण न होकर के सीमित होते हैं। सीमित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए द्वैतिक समूह की सदस्यता ग्रहण की जाती है। ये समूह व्यक्ति के जीवन के किसी पहलू विशेष से संबंधित होते हैं, अतः ये व्यक्ति के किसी एक ही पक्ष को साधारणतः प्रभावित कर सकते हैं। इन समूह के सदस्यों के उत्तरदायित्व जो वो काफ़ी सीमित होते हैं और इनमें संबंध जो है वो संविदा समझौते की प्रकृति के होते हैं और जो निश्चित नियमों और शर्तों के आधार पर बनते हैं। सदस्यों में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना का जो अभाव पाया जाता है। संबंधों की औपचारिकता पाई जाती है और यहाँ व्यक्ति का कम और परिस्थिति का महत्व जो ज़्यादा होता है। यहाँ संबंधों की घनिष्ठता में काफ़ी कमी दिखाई देती है और यहाँ टच एंड गो, छू और जाओ के संबंध जो उपस्थित होते हैं। द्वैतिक समूह में संबंध बहुत कुछ औपचारिक होते हैं और द्वैतिक समूह जो सामाजिक नियंत्रण के साधन औपचारिक होते हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे न्यायालय हो या अन्य कोई संस्था हो। और ये समूह सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को लेकर के निर्मित होते हैं। द्वैतिक समूह जो हो समूह के किसी विशिष्ट आवश्यकताओं को लेकर के निर्मित होते हैं और इनका स्वतः विकास नहीं होता है और जैसे ही आवश्यकताएं बदलती हैं उनके साथ साथ इन समूहों की प्रकृति में भी काफ़ी परिवर्तन हमें दिखाई देता है। द्वैतिक समूह जो हैं वो विशेष हितों पर आधारित होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थे द्वैतिक समूह की विशेषताएं। आज के वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए